अब एक फर्स्ट पॉइंट समझो जरा, आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट समझो कि जो लॉसेज इन ट्रांसफार्मर है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? एक मेजर लॉसेज और एक माइनर लॉसेज। एक मेजर लॉसेज, एक माइनर लॉसेज। ठीक है। दूसरा क्या है? माइनर लॉसेज। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे मेजर लॉसेज में आप किसको किसको इंक्लूड करोगे? एनीवन? मेजर लॉसेज में कौन कौन आता है? मेजर लॉसेज में कौन कौन आता है? एक आपका कॉपर लॉस, एक आपका कॉपर लॉस और एक आपका आयरन लॉस, एक आपका आयरन लॉस। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कॉपर लॉस कहां पे होता है? कॉपर लॉस कहां पे होता है? कॉपर लॉस कहां पे होता है? वाइंडिंग्स में। कॉपर लॉस कहां पे होता है? वाइंडिंग्स में। ठीक है, वाइंडिंग्स में। और आयरन लॉस कहां पे होता है? आयरन लॉस कहां पे होता है? कोर में। कहां पे होता है? कोर में होता है। ओके, अभी जो कोर लॉसेज हैं, कोर में कितने टाइप के लॉसेज होते हैं मेनली? कौन कौन लॉसेज होते हैं? एक, दो। वेरी गुड। कौन कौन? एक आपका एडी करंट, एक आपका एडी करंट और दूसरा आपका हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस करंट। दूसरा आपका हिस्टैरिसीस करंट। पहले आप मुझे बताओ, ये मेजर लॉसेज का सारा ट्री जो मैंने बनाया आपके सामने, ये आपको क्लियर है? आयरन लॉसेज इज ऑल्सो नोन एज कोर लॉसेज। क्यों बोल रहे हैं? ये सबको समझ में आ रहा है? बोलो। ये जो आपके सामने ट्री बना हुआ है, इसमें कोई ऐसी ब्रांच जो आपको नहीं समझ में आई? क्लियर है? चलो बढ़िया। अब अब माइनर लॉसेस समझते हैं। क्या? सबको देखेंगे, एक एक करके सबको उठाएंगे, सबको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सर एडी वाइंडिंग में भी होगा? एक्चुअली देखो, आप एक समझो, जो एडी है, एडी करंट लॉस। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर सुनो आप। जो एडी करंट लॉस होता है, अगर पूछा जाए कि किसमें ज्यादा होता है, कंडक्टिंग मटेरियल में या फिर जैसे आप ये समझो कि जो कोर है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कोर है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और जो कॉपर है दैट इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो एडी करंट लॉस होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इन कंपेयर टू डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहां पे ज्यादा एडी करंट लॉस होगा? फेरोमैग्नेटिक कोर में या वाइंडिंग में? कोर में। आगे बात समझ में पंकज? ठीक है, तो एक्चुअली एडी करंट लॉस इतना याद रखना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे होता है ना कि वो ज्यादा होता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अलग प्रॉपर्टी होती है, काइंड ऑफ वो एक तरीके से आप ये समझो कि वो कंडक्टिंग होता है। आप कहोगे सर आपने बोला था कंडक्टिंग, दैट इज ओके, बट अगर हम दो कंडक्टिंग मटेरियल को कंपेयर करें, ठीक है, जैसे कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर भी है कंडक्टिंग मटेरियल, सिलिकॉन स्टील भी थोड़ा बहुत कंडक्टिंग मटेरियल है। सही बात है ना? सिलिकॉन स्टील भी थोड़ा बहुत क्योंकि बिना अगर कंडक्टिंग नहीं होगा तो यार कोई चांस ही नहीं है एडी करंट प्रोड्यूस करने का। बट अगला स्टेटमेंट मैं क्या बोल रहा हूं, एडी करंट कहां पे होता है? अगर मैं ऑप्शन दे दूं कि एडी करंट किसमें डोमिनेटिंग होगा, किसमें ज्यादा होगा या किसमें ज्यादा दिखेगा? ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी डायामैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज द आंसर? ferromagnetic material. And what is copper? Winding is made up of, winding is made up of copper, and copper is a which kind of material? Copper is a diamagnetic material.
कॉपर इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका अब आते हैं माइनर लॉसेज पे। देखो मेजर लॉसेज मतलब कि ज्यादा डोमिनेटिंग यही होते हैं। माइनर लॉसेज आप पढ़ो ना पढ़ो, मतलब सॉरी, मतलब पढ़ो ना पढ़ो, मतलब कहने मतलब वी कैन नेग्लेक्ट इट, सिंपली वी कैन नेग्लेक्ट इट। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। तो ये जो माइनर लॉसेज हैं इसमें कौन कौन है? एक आपका होता है स्ट्रे लोड लॉसेज, स्ट्रे लोड लॉसेज, और एक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस सबको याद है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक लॉस सबको याद है? कोई मुझे बताएगा डाइलेक्ट्रिक लॉस होता कहां पे है? डाइलेक्ट्रिक लॉस कहां पे होता है? एनीवन? डाइलेक्ट्रिक लॉस कहां पे होता है? इंसुलेशन में। वेरी गुड। कहां पे होता है? तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो कहां पे होगा? इंसुलेशन में। और आप बताओ इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो? ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो? तो ऑब्वियस बात है वहां होगा। और स्ट्रे लोड लॉसेज कहां होगा? बताओ जरा, स्ट्रे लोड लॉसेज कहां पे होगा? स्ट्रे लोड लॉसेज कहां पे होगा? तो समझो जरा, जितने भी मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को छोड़कर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को छोड़कर जितने भी आयरन है या फिर जितने भी कॉपर हैं, मतलब एक बात समझो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को छोड़ के जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल हैं, और मेनली कौन कौन होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को छोड़ के कंडक्टिंग मटेरियल? एक तो जितने भी आयरन पार्ट्स हैं, जितने भी आयरन पार्ट्स हैं, और जो आपकी कॉपर वाइंडिंग्स हैं, जो आपकी कॉपर वाइंडिंग्स हैं। आ रही बात समझ में? जो आपकी कॉपर वाइंडिंग्स है, तो आयरन पार्ट्स एंड कॉपर वाइंडिंग। तो यहां पे क्या होता है? स्ट्रे लोड लॉसेज। आगे बात समझ में? इंसुलेशन, आयरन पार्ट्स एंड कॉपर वाइंडिंग। ओके, तो सबसे पहले कॉपर लॉस आपको सिंपली पता है कि कॉपर लॉस, कॉपर में कौन सा लॉस होता है? सिंपली देखा जाए तो आई स्क्वायर आर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉस। मतलब किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? बेसिकली किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे और रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, अगर देखो वाइंडिंग है, अगर एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो कहीं ना कहीं तुमने जो वाइंडिंग यूज करी उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स हो चुका है, यस या नो? अगर आपने ट्रांसफार्मर बना लिया, समझो मेरी बात को, ट्रांसफार्मर बना लिया तो आप वो जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है या नंबर जो लेंथ है वो तो फिक्स हो गई ना। तो कहने का मतलब आपका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। सर ए भी आई भी होता, हाँ एक ही बात है यार, भी आई भी इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, एक ही बात है। ओके, तो आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ, अब तुमने पढ़ा हुआ है ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस। अब एक सिंपल सी बात बताना कि सिंपल सी बात बताना कि कहां कहां कितने वाइंडिंग्स थे? कितने वाइंडिंग्स थे ट्रांसफार्मर में? कितने वाइंडिंग्स थे? बोलो। दो। तो पहले में, अगर मैं पहले में बात करूं, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कॉपर लॉस का, आई स्क्वायर आर। तो प्राइमरी में कॉपर लॉस कितना होगा? व्हाट इज द कॉपर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग?
व्हाट इज द कॉपर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग? I1 स्क्वायर इनटू R1। कोई दिक्कत नहीं, I1 डैश क्यों बोलो हमें? देखो आप जो बोलो आई नॉट, एक बात समझो, मैं समझ रहा हूं, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है एटलीस्ट I1 तो वो करंट है ना जो प्राइमरी में फ्लो हो रहा होगा, समझ रहे हो अमित? I1 वो करंट है जो प्राइमरी में फ्लो हो रहा होगा, तो उस पर डिपेंड करता है ना कॉपर लॉस। वो जो आई नॉट जो आप 4 से 5% को इग्नोर कर रहे हो, तो एक्चुअली वो जा कहां रहा है? वो तो काइंड ऑफ एक बार फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाद वो जा रहा है ना। देखो सबसे पहले करंट दिया, करंट के बाद फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इस फ्लक्स में से जो लॉस होगा उसको हमने दिखाया हुआ है ना आई नॉट से या आई म्यू से। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है ना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे I1 डैश नहीं क्या लेना है, I1 ही लेना है। क्या मैं मतलब समझ गए आप? ठीक है, ओके। तो I1 स्क्वायर इंटू आर, तो एक क्या टोटल है, इज दिस टोटल लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टोटल कॉपर लॉस इज ट्रांसफॉर्मर? नो। अभी एक और है सेकेंडरी में, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2। ये बात सबको समझ में आ गई? I2 स्क्वायर इंटू R2। ठीक, अब एक बात बताओ, तुम्हें मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग, याद है सबको? कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग कि जब पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी से प्राइमरी पे लाओगे, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सेकेंडरी से प्राइमरी पे लाओगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, R01 क्या हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई दैट इज ओके, वो तो अपन देखते रहेंगे। क्या लिखे, किससे डिनोट करेंगे अपन, किससे डिनोट करेंगे, R01, यस या नो? तो I1 समझो जरा, जैसे आप एक बताओ मैंने क्या बोला था, मेरी बात ध्यान से सुनना। या तो आप इधर का कॉपर रेजिस्टेंस अलग देखो कॉपर लॉस, या तो इधर का अलग देखो। दूसरा तरीका, जो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है उसे रेफर करके किधर पे ले आओ, प्राइमरी पे। सेकेंडरी का रेजिस्टेंस किधर रेफर करके लाओ, प्राइमरी पे। तो अगर प्राइमरी पे ला दोगे तो क्या तुम्हें I2 मेजर करने की नीड है? अगर तुम सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्राइमरी पे ला दोगे तो क्या तुम्हें I2 मेजर करने की नीड है? नहीं। ये बात सबको समझ में आ रही है? जब हमने रेफरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो देखा था, याद है? तो अगर हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी पे ला रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस वन। तो कहने का मतलब नो नीड टू राइट करंट I2 या नो नीड टू मेजर करंट I2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे टोटल कॉपर लॉस निकालना है तो क्या ये सफिशियंट नहीं है? बोलो यस या नो? R01 सर जिस साइड टर्न्स ज्यादा है उसका ही रेजिस्टेंस ले तो सही नहीं आएगा यार। रेजिस्टेंस देखो, रेफरिंग का कॉन्सेप्ट आप तो चाहे आप इधर से मेजर करो, चाहे देखो रेफरिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, नजरिया बदलो। एक बात बताओ, नजरिया जैसे आप किसी इंसान के प्रति आपके नजरिए, आपका नजरिया पे मान लो आपके इंसान, आपके नजर में कोई इंसान खराब है, सपोज खराब है, तो जरूरी है क्या वो खराब रहे? कहने मतलब उसका जो बिहेवियर वो है, वो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। आप इधर से मतलब आप उस पे उसे आप कैसा जज करते हो। तो कहने मतलब जो कॉपर लॉस है वो है, जो रेजिस्टेंस है वो है। आप प्राइमरी से देखो चाहे सेकेंडरी से देखो, वो चेंज नहीं होगा। जो उसका एक्चुअल बिहेवियर वो चेंज नहीं होगा। आप उसके बारे में अच्छा जप्शन ले सकते हो, आप उसके बारे में बुरा जप्शन ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब आप चाहे प्राइमरी से देखो चाहे सेकेंडरी से देखो, डजंट मैटर। वो जो कॉपर लॉस टोटल ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस है वो है, डजंट मैटर आप प्राइमरी से देख रहे हो, डजंट मैटर आप सेकेंडरी से देख रहे हो। जब आप प्राइमरी पे देख रहे हो तब आप क्या कंसिडर करोगे, R01। जब आप सेकेंडरी से देखोगे तो जसमीत आप बताओ, अगर आप सेकेंडरी पे देखोगे तो यहां पे मैं क्या लिखूं, और कोई नहीं बताएगा। जसमीत आप बताओ, अगर मैं सेकेंडरी पे कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पे मैं क्या लिखूं?
अगर मैंने प्राइमरी पे कंसीडर किया तो लिखा I1 स्क्वायर R01। अगर मैं सेकेंडरी पे कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सेकेंडरी में करंट कौन सा होगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? करंट कौन सा होगा? I1 या I2? I1 या I2, वेरी गुड। और सबको क्लियर है ना ये बात? और सबको ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा I1 सॉरी I1 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं? व्हाट इज R01? R1 प्लस ए स्क्वायर R2, यही था। एंड व्हाट इज R02? R2 प्लस R1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। याद आ रहा है सब? हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। चलो, तो ये आपका सारा क्या हो गया? दिस इज टोटल कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं, देखो हमने R1 के बारे में बात कर ली। क्या ये R1, R01, R02 क्या ये वेरिएबल है? बोलो, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन क्या ये चेंज किया जा सकता है? अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन कैसे रेजिस्टेंस चेंज करोगे यार पंकज? अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस कैसे चेंज करोगे? कॉपर लॉस नहीं, कॉपर नहीं, हाँ कॉपर लॉस वेरिएबल है, बट रेजिस्टेंस मैं पूछ रहा हूं ना, रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज कर सकते ना, ठीक है। बट हाँ, आपने सही बोला, कॉपर लॉस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि क्या कॉपर लॉस सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? क्या कॉपर लॉस सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? आंसर इज नो, दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे किस पे? करंट पे और रेजिस्टेंस पे। तो क्या रेजिस्टेंस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज किया जा सकता है? आंसर इज नो। बट क्या, सॉरी, रेजिस्टेंस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज किया जा सकता है? आंसर इज नो। क्या करंट अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज किया जा सकता है? व्हाट इज आंसर? यस, ऑब्वियसली। आप लोड वेरी करो, आपका करंट वेरी होगा। तो अब बताओ, कॉपर लॉस इज कांस्टेंट लॉस या वेरिएबल लॉस? कॉपर लॉस इज कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस? वेरिएबल लॉस। एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्यों ये बात सबको समझ में आ रही है? क्यों ये बात सबको समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसमें कौन वेरिएबल है? करंट वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? करंट वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल लॉस क्यों? क्योंकि यहां पे आपका क्या है, जो आई है दैट इज वेरिएबल, ठीक। ओके, अब एक बात बताओ, करंट अगर वेरिएबल है, जैसे होता है ना कि किसी क्या बोलते हैं, किसी चीज की स्ट्रेंथ पता करनी है, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ पता करनी है, तो आप क्या करोगे? उस पे मैक्सिमम फोर्स दोगे, यस या नो? बोलो, किसी चीज की स्ट्रेंथ पता करनी है तो आप उसे मैक्सिमम फोर्स दोगे। अब कोई एक प्लास्टिक, मतलब एक कोई मिट्टी का ग्लास है, उसे आप हल्का सा टच करके आप ये नहीं बोल सकते ना स्ट्रांग है। समझ रहे हो? कहने का मतलब, जब से आप उसे मतलब कि काइंड ऑफ मैक्सिमम फोर्स लगा के तब आप जज कर सकते हो कि नहीं यार मतलब स्ट्रांग तो है। इन द सेम मैनर, समझो जरा, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इन द सेम मैनर, जब आपको किसी कॉपर वाइंडिंग का आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉपर लॉस, तो आप बताओ कि करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉपर लॉस की वैल्यू बताओ, तो एक्चुअली कॉपर लॉस की मतलब एग्जैक्ट, मतलब या फिर ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक बार बताओ, फुल व्हाट इज फुल लोड कॉपर लॉस? व्हाट इज फुल लोड कॉपर लॉस? तो आप बताओ, आपको ये पता है कि आई स्क्वायर आर होता है, आपको ये पता है आई स्क्वायर आर होता है, बट क्या आर वेरिएबल है? क्या आर वेरिएबल है? नहीं। क्या आर वेरिएबल है? नहीं। तो मतलब वेरिएबल होने के चांसेस कौन है? दिस वन। तो अगर यहाँ पे फुल लोड पूछा है तो यहाँ पे करंट कौन सा लेंगे? फुल लोड। ये बात सबको क्लियर है? अगर आपसे फुल लोड पूछा है तो करंट कौन सा लेंगे? फुल लोड, ठीक है। तो जब भी फुल लोड को कॉपर लॉस पूछ रहे हैं, जब भी फुल लोड कॉपर लॉस पूछे,
हमेशा याद रखना आपको कौन सा करंट कंसीडर करना है, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, याद रखना फुल लोड कॉपर लॉस। क्यों? क्योंकि वही बात कि किसी चीज की अगर स्ट्रेंथ पता करनी है तो आप कैसे पता करोगे, जब उसमें मैक्सिमम कर, तो आप कोई बोले सर अब फुल लोड ही क्यों, और ज्यादा करंट फ्लो करा देते हैं, तो भाई साहब उसके औकात में रह के बात करेंगे ना अपन। अब ये तो थोड़ी ना कि मिट्टी का बर्तन बनाया उस पर बुलडोजर चलवा दिया, मतलब उसके हिसाब से जज करेंगे ना। तो फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू व्हाट, आई एफ एल स्क्वायर इंटू R01। ठीक है, ओके। अब सपोज अगर मैं तुमसे सिंपली पूछूं, मैं फुल लोड नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कॉपर लॉस, मैं पूछ रहा हूं कॉपर लॉस, कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा, कॉपर लॉस? एनीवन? व्हाट इज कॉपर लॉस? तो आप ये बोलो कि किस करंट पे पूछ रहे हो, काइंड ऑफ आई स्क्वायर आर, दैट्स इट, दैट्स इट। अब उस बंदे की प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आ रही बात समझ में? तो अगर सिंपली कॉपर लॉस पूछ रहा है, चलो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए हाफ लोड कॉपर लॉस, हाफ लोड कॉपर लॉस, तो एक बात बताओ, यहां पे मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर आर, मेरी बात ध्यान से सुनना फिर बोलना, आई स्क्वायर आर, और ये जो आई है एक किस समय का करंट है, किस समय का करंट है, करंट एट, जल्दी बोलो, करंट एट हाफ लोड। ये बात सबको समझ में आ रही है, करंट एट हाफ लोड। ठीक है, अब एक अगर अगर बताओ, अगर मैं ये बोलो, अगर मैं बोल रहा हूं कि फुल लोड करंट इज आई एफ एल, व्हाट इज आई, 1/2 ऑफ आई एफ एल, यस या नो, बोलो। सब लोग रिलेट कर पा रहे हो? कोई दिक्कत? देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें ना नॉर्मली लगता बहुत आसान है बट गलतियां होने के चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं। ठीक है तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कॉपर लॉस इज आई स्क्वायर आर, हाफ लोड कॉपर लॉस इज, देखो यहां पे मैंने क्या बोला, फुल लोड कॉपर लॉस आई एफ एल स्क्वायर, जैसे फुल लोड आया तो मैंने बिना सोचे समझे आई एफ एल लिख दिया, बट अगर कॉपर लॉस पूछा, कॉपर लॉस एट जनरल करंट आई स्क्वायर आर लिख दिया, हाफ लोड कॉपर लॉस तो अगेन जनरल लिखा, बट मुझे पता है कि ये जो आई है वो क्या है, करंट एट हाफ लोड। और अब अगर आपको फुल लोड वैल्यू पता है और आपको हाफ लोड का करंट निकालना है, सो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ हाफ, ओके, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ हाफ, डन। आगे बढ़े, चलो अब यहीं पे तुम एक बात और बता दो मुझे, फिर उसके बाद बढ़ते हैं 75% ऑफ फुल लोड, 75% ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगेन मैं एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं, आई स्क्वायर आर, मैं क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर R01। व्हाट इज आई, ए आई क्या है, करंट एट, करंट एट 75%, या फिर 75% कैन ऑल्सो बी रिटेन एज 3/4, कौन महान आत्मा है, 3/5, 3/4 करंट एट 3/4। ठीक है, करंट एट 3/4 व्हाट, करंट एट 3/4 ऑफ व्हाट, ऑफ फुल लोड, ऑफ फुल लोड। आ रही बात समझ में, आई इक्वल टू करंट एट हाफ लोड या करंट एट 3/4 फुल, करंट एट 3/4 ऑफ
ठीक है, करंट एट 3/4, सिंपली लोड लिख देते हैं यहाँ पे, लोड। अब यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे फुल लोड को पता है तो I इज इक्वल टू 3/4 ऑफ आई एफ एल, 3/4 ऑफ आई एफ एल। अभी हमने करंट निकाला या कॉपर लॉस निकाला, कोई मुझे बताएगा? ये मैं जो भी निकाल रहा हूँ, करंट निकाल रहा हूँ, कॉपर लॉस बता रहा हूँ। सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, 3/4 लिया। 3/4 कंफ्यूजन क्यों होता है? जैसे आप ये देखो, समझो, क्या बोलते हैं शुभम, 75% है, तो 75 क्या होता है, 75/100, तो ये क्या हो गया 3/4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 75% को 3/4 अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर 50% होता तो अपन क्या लिखते, 50% होता तो क्या लिखते, 50/100 दैट इज 1/2, दैट इज 1/2, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैंने आपके सामने करंट कॉपर लॉस निकाला? नहीं, हमने निकाला, क्या निकाला, करंट निकाला। अब कॉपर लॉस क्या होता है? हाँ, उसी वही चीज है यार। अब इतना थोड़े रट के चल रहा हूँ, क्या कैसे पढ़ाया था पिछली बार, सिंपल सी बात है, जैसे दिमाग में आता जाएगा बताता जाऊंगा यार। अब तुम बार बार नोट्स देख रहे हो, मुझे तो, मैं थोड़ी नोट्स देख रहा हूँ। ओके, तो हाफ एफ एल। तो अब बताओ, ये अगर ये करंट है तो अब कॉपर लॉस क्या होगा? कॉपर लॉस क्या होगा? कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? यहां पे आ जाते हैं, यहां पे काम करते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं, यही समझते हैं। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ आई एफ एल, यस या नो? देखो ध्यान से, आई की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 ऑफ आई एफ एल। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो यार, कहीं तुम लोग लीक से हटना मत, सबसे मैं बोल रहा हूं, कहीं भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये मतलब समझ से बाहर जा रहा है, तो उसी समय रोको, पूछ लो, मैं सबसे बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एक बार हटे, देखो चीज आसान है, आसान है, बट अगर तुमने एक बार थोड़ा सा निकला हाथ से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो समझो जरा ध्यान से, स्पेशली न्यू स्टूडेंट। तो कहने का मतलब हमने क्या कहा, आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू क्या है, हाफ आई एफ एल। तो हमने इसको आई की जगह आई एफ एल लिख दिया, यहां पे क्या लिखूं, स्क्वायर इंटू आर। अब इसको जरा सॉल्व करके बताना कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? अब देखो, करंट क्या किया, हाफ, बट करंट हाफ करने पे कॉपर लॉस कितना टाइम घट गया, जल्दी बोलो। करंट हाफ करने पे कॉपर लॉस कितना टाइम घट गया, 1/4 टाइम, 1/4 टाइम, या फिर मतलब 4 टाइम, 1/, जो भी बोलो, 4 टाइम रिड्यूस हो गया, ठीक। इधर आ जाओ, अब सेम मैनर में फिर चलते हैं। अब यहां पे आप बताओगे आई की जगह क्या लिखूं मैं, आई की जगह में क्या लिखूं, आई की जगह क्या लिखूं, यहां से नीचे देख के बता सकते हो यार, आई की जगह क्या लिखूं, 3/4 ऑफ आई एफ एल, 3/4 ऑफ आई एफ एल का स्क्वायर इंटू R01। अब इसको जब स्क्वायर करोगे क्या हो गया, 9/16, 9/16 इंटू आई एफ एल का स्क्वायर, 9/16 इंटू आई एफ एल का स्क्वायर इंटू R01, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोड को 75% करेंगे या भी 3/4 करेंगे, तो अगर हम इसको दोबारा डिवाइड कर देंगे तो फिर से 3/4 ही बन जाएगा। क्यों डिवाइड क्यों करना है? अच्छा खैर, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि कॉपर तुम्हारा मित्र है, तो यहां पे 3/4 आई एफ एल
एक क्या मतलब है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि अगर हम करंट को 75% रख रहे हैं तो हमारा, या 3/4 ऑफ फुल लोड रख रहे हैं, तो हमारा जो कॉपर लॉस होगा कितना हो जाएगा, 9/16। और इसी को परसेंटेज में भी पूछ सकता है, इसी को परसेंटेज में पूछ सकता है। तो जरा मुझे बताओ, अगर एग्जाम में आ गया कि कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कितना परसेंट हो जाएगा अगर करंट हम 75% फ्लो करा रहे हैं, आंसर बताना मुझे कोई। कॉपर लॉस कितना परसेंट हो जाए, परसेंट पूछ रहा हूं भाई साहब, डाटा नहीं, वो नहीं पूछ रहा, परसेंटेज निकाल के बता दो ना। फुल लोड का कितना परसेंटेज हो जाएगा अगर हम करंट की वैल्यू 75% रिड्यूस कर दे रहे हैं, मतलब परसेंटेज निकाल लो। 9/16 इंटू 100 ऐसे निकलता है, 9/16 इंटू 100। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि मैक्सिमम केसेज में 3/4 9/16 भी पूछा जाता है, बट यहाँ पे हाफ लोड कॉपर लॉस पे कॉपर लॉस कितना टाइम रिड्यूस हो गया, 1/4 टाइम। और जब 75% किया तो कितना टाइम रिड्यूस हो गया, 9/16 टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉपर लॉस आपके सामने आ चुका है। ठीक, ओके। अगर इसको जनरलाइज कर लें, ये तो मतलब मैंने फिक्स बता दिया, जनरलाइज मतलब एक्स मान लिया। ठीक है, तो समझो, अगर यहां पे इसको जनरलाइज कर लिया कि क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस एट फ्रैक्शन, कॉपर लॉस एट फ्रैक्शन ऑफ एक्स, फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ फुल लोड। कॉपर लॉस एट फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ फुल लोड। तो बताओ जरा क्या होगा, एनीवन, क्या होगा? एक काम करो, पहले तुम करंट बताओ, पहले तुम करंट बताओ फिर कॉपर लॉस बताना। व्हाट इज आई, मतलब मैं ऐसे सिंपल लिख रहा हूं, सिंपल लिख रहा हूं, आई स्क्वायर आर, सिंपल लिख रहा हूं, आई स्क्वायर आर। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, एनीवन? कॉपर लॉस एट फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ फुल लोड। नहीं समझे क्या तुम लोग? अरे नहीं समझे यार, एक बात बताओ, जब तुमने यहाँ पे यक्स लिखा था, जब तुमने 1/x क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, फ्रैक्शन ऑलरेडी देखो, ये फ्रैक्शन ऑब्वियस से बात है, हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है लेस देन वन, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है लेस देन वन। तो एक बात बताओ, तो एक्स की वैल्यू 1/2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3/4 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 5/4 सॉरी 4/5 हो सकती है। तो क्या आपको अलग से 1/x लिखने की जरूरत है? बताओ जरा, क्या आपको अलग से 1/x लिखने की जरूरत है? नहीं, आप सिंपली क्या लिख दोगे, यक्स लिख दोगे, सिंपली क्या लिख दोगे, एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, एक्स टाइम ऑफ आई एफ एल। क्लियर है पॉइंट? बोलो यस या नो, क्लियर है पॉइंट? ये हमने क्या निकाला, एक करंट निकाला, कॉपर लॉस निकाला, हमने अभी करंट निकाला है। और कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। कॉपर लॉस क्या होता है, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, अभी तो कर रहा हूं ना, अभी तो कॉपर लॉस तो ये है ना जस्मीन, कॉपर लॉस तो ए है, ये तो मैंने करंट, देखो कॉपर लॉस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक आपको करंट चाहिए होता है, एक आपको रेजिस्टेंस चाहिए होता है। रेजिस्टेंस इज नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी बट करंट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो करंट कैसे वेरिएबल करेगा, सपोज दैट इज वैरिंग विथ अ फ्रैक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है मेरी बात? इसलिए हम बार बार उसको एक्स को जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक्स करंट इज अ वेरिएबल। आई बात समझ जस्मीन? तो यहां पे आई की वैल्यू, अब बताओ आई की वैल्यू क्या रखूं मैं,
आई की वैल्यू अब बताओ क्या रखूं मैं, सामने लिखा हुआ है एक्स टाइम ऑफ आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर, आर का मतलब ही R01 है, तो ज्यादा चिंतित मत होना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर। व्हाट इज आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर, एनीवन? इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ए आई एफ एल स्क्वायर क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस ना? नहीं भाई साहब, कॉपर लॉस गलती से भी मत बोलना, कॉपर लॉस गलती से भी मत बोलना। क्या बोलना है आपने, फुल लोड कॉपर लॉस। क्या बोलना है, फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है? क्योंकि कॉपर लॉस तो यार जनरल हो गया ना भाई, मतलब कि सिंपल किसी पे भी। बट अगर आप फुल लोड बोलो मतलब आप किसको असाइन कर रहे हो, मतलब आप किसको असाइन कर रहे हो, आई एफ एल स्क्वायर इंटू R01 को। आ रही बात समझ में? कॉपर लॉस, हाँ दिस इज, हाँ दिस इज कॉपर लॉस, वेरी गुड, दिस इज कॉपर लॉस एट एक्स लोडिंग, सिंपल, दिस इज कॉपर लॉस एट एक्स लोडिंग, या फिर लोडिंग बोलो फ्रैक्शन बोलो सब एक ही बात है, ठीक है? अब देखो सबसे फेमस क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रांसफार्मर फुल लोड, ट्रांसफार्मर फुल लोड कॉपर लॉस इज 2500 watt, what is copper loss at what is, हाँ what is copper loss at 60% लोडिंग? चलो आंसर बताओ सब लोग, व्हाट इज कॉपर लॉस एट 60% लोडिंग? कोई भी एक बंदे से भी मुझे गलत आंसर नहीं चाहिए, तुम मुझे 1 मिनट ले लो मैं दे दूंगा, बट मुझे एक बंदे से गलत आंसर नहीं चाहिए, मैं निकाल दूंगा, क्लास से रिमूव कर दूंगा जिसने गलत बोला। कुछ नहीं, बस काफी है, जो है काफी है, इतना डाटा काफी है आपके लिए। व्हाट इज कॉपर लॉस एट 60% ऑफ लोडिंग? भाई साहब मतलब होता है ना कि एक फोर्थ बच्चे को बताओ, ऊपर फॉर्मूला लिखाओ, उसको समझ में नहीं आता बट वो आंसर कर जाएगा, वही चीज है यहाँ पे, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जिस बात का डर था वही हो रहा है आंसर में, वो क्या होता है उतार चढ़ाव होता है ना, काउंटिंग हो रही है, उतार चढ़ाव देखने को मिलना नहीं क्या बोलते हैं, रुझान, गलत आंसरों का रुझान मिलना चालू हो चुका है। एल लो, 3 लोग दिए 3 आंसर, मैं फिर से बोल रहा हूँ सही आंसर दो यार, क्या करते हो तुम लोग, 60% है ये, आंसर दे लो, तुम भी आंसर दे लो, तुम्हें भी पेपर देना है। पागल हो गया है। इस बंदे का नंबर मुझे ब्लैक लिस्ट में डालने वाला हूँ, मुझे दिन में भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा सर मेरा पेपर आप दे। 900, चलो 900 काफी लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 0.36 क्या आ रहा है, दिनेश क्या बता रहे हो आप? अच्छा उतना मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना भूल गया, एक्चुअली यही गलती होती है ना, स्क्वायर करना होता है, ठीक है? तो पहले तो मुझे यक्स बता दो, यक्स की वैल्यू बता दो, 60/100 या फिर 6/10 लिख लो, क्या पंगा पड़ता है, 0.6 6/10 कुछ भी लिख लो, ठीक है? अब अब यहाँ पे बस वैल्यू रख देनी है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने था, कितना हो जाता, 36/100 इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 2500,
अब ये 36 गुणे 25 कर लो, तो 25 छक्का 0, 15, 25 या 15, 75, 15, 90, 900। ठीक है, ये आपका 900 वॉट। क्लियर है? आर कहाँ गया? ए भाई साहब, अभी आर पे टिके हुए हैं। अभी भी तो नहीं समझ में नहीं आया मतलब। शुभम, समझ तो आ गया, बट आर कहाँ है? मतलब एक ऐसा समझ में आ गया, मतलब एक ऐसा समझ में आना है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, ये भी वैसे मतलब बहुत पुराने नहीं है। तो ये जो एक्स आई एफ एल स्क्वायर बाई आर लिख रहे हो, तो आई एफ एल स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है? फुल लोड कॉपर लॉस ना, जब एक बार बताओ। हाँ, सही पकड़े हो। एक्स देखो, एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर, जब इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी है 2500, तो हम क्यों परेशान हैं? शुभम, जब इस आई एफ एल स्क्वायर आर की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है 2500, तो ऐसे तो बोलोगे सर आई एफ एल भी बता दो। आई एफ एल कहाँ है हमारे पास? वो भी तो नहीं है हमारे पास। शुभम, आई एफ एल भी तो नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने मतलब ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई है। यार ये मैंने क्यों लिखा है? ये कहाँ गया? ये लाइन मैंने क्यों लिखा है? कॉपर लॉस एट एक्स लोडिंग इज एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। इसी चीज के लिए लिखवाया था, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। ठीक है? सुशांत, सब क्लियर है? संदीप, समझ में आ रहा है? संदीप है कि चले गए? लेट ज्वाइन? अरे यार, यार आप बोल रहे थे कि 6:30 बजे खत्म हो जाती है जॉब, फिर कोशिश कर लिया करो यार 7:30 बजे। मैं मैं भी नहीं बोलता कि तुम पिछली क्लास ज्वाइन करके आओ, मैं बस ये बोलता हूँ बस तुम टाइम से आ जाओ, बाकी समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, आज सर फ्लैट शिफ्ट किया, ओके, चलो। अभी तो गए यार, अभी फ्लैट शिफ्ट करने लगे। अच्छा, अभी परमानेंट नहीं किए थे क्या? ओके ओके। सर, सुबह की क्लास अपलोड करते हो आप ऐप पे? 2 क्लासेज अपलोड कर दी हैं, एनालॉग वाली, जसमीन। वो भी मैं मतलब वो तो फिलहाल डेमो पे है, बाकी जो फुल कोर्स बनाऊंगा उसमें सारे अपलोड करूंगा, उसका मैं असाइन कर दूंगा आप लोगों को। वो आप देखना जसमीन, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। जब भी टाइम मिले ना उनको देखना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ उसका। ओके। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। शुक्रिया, एहसान रहेंगे, एहसान रहेगा आपकी जिंदगी में। ओके, ट्विस्ट रहेगा, याद रखना। क्या दूं, क्या दूं?
find per unit copper loss at 75% of loading. क्वेश्चन शायद देखते हैं. 75% of loading, find per unit copper loss at 75% of loading if percentage R is 25%. अच्छा, मैंने पढ़ाया है, मैं मतलब बिना पढ़ाए नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रूफ भी करा दूंगा, भी दिखा भी दूंगा पीछे ले जाके. अब देखना है कि याद कितने लोगों को है. अब देखने वाले मुद्दे की बात यह है कि याद कितने लोगों को है. तो 25 पर यूनिट में बताना, याद रखना. अच्छा, कितने लोगों को लगता है, मतलब कितने लोग को लगता है कि ये कर लेंगे? तुम्हें लगना तो चाहिए, फील तो आना चाहिए कि कर लोगे. 9/64. चलो, क्योंकि क्वेश्चन देख के सबसे पहला मैसेज तो यही दिमाग को स्ट्राइक जाता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है. चलो बताओ, जरा आंसर बताओ. तो 4 लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, मुझे आंसर बताओ. अमित, इतना लेट क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? दिनेश, भाग गए. कितना बता रहे हो? 0.14 पर यूनिट. कुछ ठीक सा तो लग रहा है. 0.14. अब एक लाइन याद करवाते हैं तुम्हें, एक लाइन याद करवाते हैं. याद करो, परसेंटेज आर क्या लिखा था? परसेंटेज आर इज व्हाट? पर परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस, परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस एंड परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप. परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है. ए लाइन सबको याद है? कोई ऐसा जिसको ए लाइन भी नहीं याद है? यार काफी डिटेल में बताया था यार. ए लाइन तो काफी डिटेल में, काफी मतलब पूरा, मतलब एक पूरा लेक्चर ही ले लिया था मैंने, पूरा लेक्चर ही ले लिया था बेसिकली, और ये भी बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब एक बात बताओ, अभी आपने यहां पे क्या देखा? कॉपर लॉस एट x% लोडिंग इक्वल टू x स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस. तो अगर यहाँ पे पर यूनिट में पूछ रहा है तो ए भी किस में बताएंगे अपन? ए भी किस में रहेगा? पर यूनिट में. इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? मैं सिंपल फार्मूला लिख देता हूं, मैं सिंपल फार्मूला लिख देता हूं. पर यूनिट कॉपर लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू पर यूनिट क्या? पर यूनिट कॉपर लॉस, पर यूनिट कॉपर लॉस एट फुल लोड, यहां तक सबको क्लियर है? पहले ये बताओ, ये दोनों लाइन क्लियर है सबको? अभी क्वेश्चन का स्टार्ट, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है. चलो, अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स?
व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, बोलो जरा कितना है? 3/4, 3/4 मतलब कितना हो गया? 9/16। कितना हो गया? 9/16। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9/16। अब पर यूनिट कॉपर लॉस एट फुल लोड क्या होगा? परसेंटेज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस। समझ रहे हो? परसेंटेज आर इज परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस। बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? परसेंटेज या पर यूनिट? हमें कौन सी चाहिए? परसेंटेज या पर यूनिट? पर यूनिट। एंड व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन? परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इनटू 100। सारी बातें बताई हैं, ठीक है? परसेंटेज वैल्यू इनटू पर यूनिट 100। तो अब एक बात बताओ, मैं यहां से अगर परसेंटेज आर की वैल्यू 25% दे रखी है, तो व्हाट इज परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस? बोलो, व्हाट इज परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस? 25%, यस या नो? यार देखो ना, समझो। परसेंटेज आर इज इक्वल टू परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस। परसेंटेज आर इज 25%। अभी बात समझ में आ रही है? ये मैंने पहले प्रूव कराया था, ये मैं यहां पे दे रहा हूं तुम्हें कि परसेंटेज आर इज 25%। तो इसका मतलब परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? 25% ना। परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? 25%। बट आप बताओ कि आपको क्या चाहिए? परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस या पर यूनिट कॉपर लॉस? व्हाट यू नीडेड? पर यूनिट। तो पर यूनिट परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? तो 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/4। और 1/4 यहां पे क्या लिख दिया? 1/4। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 9/64। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/64। सबसे पहले मुझे जसमीत ने आंसर दिया था, आई थिंक। वेरी गुड यार जसमीत। 9/64 कितना है? 0.14। क्लियर है सबको? मुझे एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन रैंडम डिजाइन किया था तो मुझे आंसर नहीं याद पता। ओके, क्लियर है सबको? यहां से तुम्हें कितने कॉन्सेप्ट सीखने को मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 से 6 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से आपको देखने को मिला। किसी को कोई डाउट है? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या है, ऐसा क्वेश्चन मतलब दिमाग लगाने तो बना सकते हैं, बड़ी वो नहीं, लेकिन यह है कि तुम्हारे साथ 4-5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन है तुम्हारे सामने, एक एक नंबर के। 31st पेपर के बाद जेबी गुप्ता मत ही बोलो, कुछ भी हो सकता है। अब एचपी में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कल वाला कल वाला पेपर, थैंक यू यार, कल वाला पेपर भी ठीक ठाक ही पेपर था, ऐसा बुरा नहीं था। कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। एक दिन देंगे तुम्हें, 31st वाला पेपर भी देंगे। एक बार एनालॉग थोड़ा सा कंप्लीट कर लें तब। आज मैंने आप लोग को पेपर नहीं भेजा यार, चलो भेज दूंगा। कल अब कल मॉर्निंग में ना थोड़ा एक काम करेंगे। कल मॉर्निंग टाइम में एक ब्रेक लेके थोड़ा सा लंबा रखेंगे, 11-12 बजे तक आराम से पढ़ेंगे। हाँ, शाम वाला क्लास फ्री कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? आराम से सुबह 5-6 घंटे, 4-5 घंटे पढ़ेंगे। शाम वाली क्लास आपको फ्री कर देंगे और उसमें हम अ, क्यों, मतलब शाम वाली क्लास नहीं, मशीन नहीं पढ़ेंगे शाम, मशीन नहीं। एक्चुअली अभी तो मेन वो है ना यार कि लगा लोगे, चलो फिर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है।
नहीं यार, लगा ही लो। सही बात है, लगा ही लो। कितना दिन बचे, सही बात, सही बात। अब आलस करेंगे तो यार गलत ही है। मैं एक्चुअली लंबा लेने की सोच रहा था इसलिए शाम को, बट शाम को भी लगा लेंगे, सुबह भी देख लेंगे अपन 3-4 घंटे ना। सर सुनाई नहीं दे रहा। सर एक टाइम रख लो। सुबह की क्लास तो आपने वैसे भी नहीं लगानी। जसमीत, तो आपको क्यों टेंशन है? बीच में आपको समझ में नहीं आएगा फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ना। तो आप सुबह के लिए मत परेशान हो, सुबह आराम से सोना। शाम वाली लगा लें। सुबह मत पढ़ाओ कल तो। यार ये सही है हमसे बात। लग ही नहीं रहा, भाई साहब का पेपर है। भाई साहब एक में अभी धोखा खा के आ रहे हैं। मतलब होता है ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये भाई साहब अपनी गलतियों से और लापरवाह बन गए हैं। चलो आगे देखते हैं। तुम लोग तो यार अलग ही फिलॉसफी देते हो। तुम लोगों की जिंदगी के तजुर्बे ना अलग लेवल पे हैं। ओके। तो पर यूनिट, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं। अरे यार तुम लोग बीच बीच में बात स्टार्ट कर देते हो, मुझे बहुत एडिटिंग करना पड़ जाता है। पर यूनिट कॉपर लॉस। पर यूनिट कॉपर लॉस। तो पर यूनिट कॉपर लॉस क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू क्या है? कॉपर लॉस अपॉन बेस पे क्या होगा बताओ जरा। बेस पे क्या रहेगा? पावर की बेस क्या होती है? पावर की बेस क्या होती है? फुल केवीए रेटिंग ना। केवीए रेटिंग ना। ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग। ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग। केवीए रेटिंग प्राइमरी की सेकेंडरी की? केवीए रेटिंग प्राइमरी की सेकेंडरी की? सेम ही होता है यार, सेम ही होता है। ठीक है। पावर कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है ना। ये मैं तब तक ये बोलता रहता हूँ जब तक सारे लोग एक सही आंसर नहीं देते, तो जसमीत ध्यान रखना पर सेम ही होता है। ओके। भटकाना नहीं बोलते इसको, इसको सिखाना बोलते हैं। ओके। अब एक बात, एक घर पे पहुंच के ना पर यूनिट
जॉब से छुट्टी लिए होंगे वो लोग सोचते होंगे मतलब बहुत पढ़ने वाला सिंसियर बच्चा। पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ये बताओ क्या होगा, बोलो। कॉपर लॉस के पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर किसके बराबर है? फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस डिवाइड बाय व्हाट? एनीवन? डिवाइड बाय व्हाट? केबीए रेटिंग, केबीए रेटिंग। अच्छा कोई बता सकता है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एनीवन? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एनीवन? एक और लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं। पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस। अभी यार और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फुल लोड कॉपर लॉस डिवाइड बाय केबीए रेटिंग, केबीए रेटिंग। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, सही सही आंसर देना। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में से कौन कौन सेम है या कौन कौन इक्वल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सोच समझ के आंसर देना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वल हैं या फिर दूसरा तीसरा इक्वल है या पहला दूसरा इक्वल है? जो समझ रहे हो वो बता दो। और हम हर कंडीशन में इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल केस में। बताओ यार क्या कर रहे हो? या साफ साफ लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है। 2 और 3, इसको, ये तो अभी बात करी ना हमने, पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इक्वल टू पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस, अभी बात करी कि नहीं करी? बोलो। अभी थोड़ी देर पहले ही बात करके आए ना अपन, ठीक है? ओके, अब इधर आ जाओ। एक्चुअली इसमें पंगा क्या है, इसमें प्रॉब्लम ए है कि ए फुल लोड नहीं है, और अगर फुल लोड कॉपर लॉस नहीं है तो हम उसे पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर नहीं बोल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने। अगर फुल लोड कॉपर लॉस नहीं है तो दैट इज नॉट इक्वल टू पर यूनिट रेजिस्टेंस। ये लाइन सबको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो क्या एक और दो इक्वल हो सकते हैं? क्या एक और दो इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्लियर हुई मेरी बात? फिर से समझो। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि पहले तुम्हें मैंने कल परसों बताया था कि पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस। मैं यहां पे पर यूनिट कॉपर लॉस नहीं बोल रहा, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? फुल लोड कॉपर लॉस। क्लियर है? मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस। तो इसका मतलब पर यूनिट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कॉपर लॉस कब होगा? जब हम फुल लोड की बात कर रहे होंगे। बट यहां पे ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ कि फुल लोड की बात कर रहा हूं मैं? ये तो जनरल है ना, हाफ लोड भी हो सकता है, 3/4 लोड भी हो सकता है, एक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? सो दिस इज नॉट द फुल लोड। अगर ये फुल लोड नहीं है तो क्या ये पर यूनिट रेजिस्टेंस के बराबर है? अगर ये फुल लोड नहीं है तो क्या ये पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर के बराबर है? आंसर इज नो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से लिख लेना। मैं यहीं पे एक लाइन और लिखवा देता हूं ताकि आपको 2-4 बार लिखे रहोगे तो याद रहेगा।
परसेंटेज फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। एक लाइन और लिखवा देता हूं, पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये दो लाइनें तो अच्छे से याद कर लो, बाकी डेरिवेशन के लिए प्रीवियस लेक्चर देख लेना संदीप, स्पेशली आप। ये लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए सर। एक कॉपर, ये लाइन आपको देखो एग्जाम में तो डेरिवेशन तो ऐसे भी नहीं करना है, आपको तो रिजल्ट याद होना है, बाकी डेरिवेशन आप वहां से देख लेना, बट ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन तो किसी को नहीं याद रखना है, मतलब वो लिखना तो कहीं नहीं है, तुम्हें रिजल्ट याद होना चाहिए। बाकी डेरिवेशन के लिए आप पिछला लेक्चर, पिछले से पिछला आप रेफर कर सकते हो। सर एक कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस भी होता है, वो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, वो बात करेंगे अपन, ठीक है। वो तो अभी तो थोड़ा आगे, ठीक है, सब पे आएंगे। तो ये 5 लाइनें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हैं, ये सिर्फ 5 लाइनें। मैं बता रहा हूं ना, तुम इस जितना ये सारा कंटेंट है ना, उससे तुम गेट के क्वेश्चन लगाना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा गेट के, इवन गेट के, जी के तो रहने दो, अगर तुमने ढंग से समझ भर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट फुल लोड कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे आपके सामने मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कॉपर लॉस का। हाँ, यहां से स्टार्ट करा था हमने, कॉपर लॉस कहां से स्टार्ट करा था, वहां कैसे पहुंचे, यहां से स्टार्ट करा था कॉपर लॉस, यहां से स्टार्ट करा था, और ये सारी बातें यहां से होते 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 होते, और इससे बाहर आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा कॉपर लॉस से क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो जितने लॉसेस थे, कॉपर लॉस सारा क्लियर है, कॉपर लॉस क्लियर है, आगे बढ़े। दूसरा लॉस बताओ क्या था, मेजर लॉसेज में दूसरा लॉसेज क्या था, मेजर लॉस में दूसरा लॉसेज क्या था, आयरन लॉस। दूसरा लॉस क्या था, आयरन लॉस। ये ट्रांसफार्मर का ये जो लॉसेज वाला है ना, ट्रांसफार्मर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। वैसे तुम्हें भी अगर मतलब समझ में आ रहा होगा तो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है ना, यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला यहां से डील करते हैं आयरन लॉस। मतलब अगर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनाना है तो लॉसेज से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, आयरन लॉस। अब बताओ आयरन लॉस को, और आयरन लॉस होता किसमें है, जल्दी बोलो, आयरन लॉस होता किसमें है, आयरन लॉस होता किसमें है, कोर में होता है। उसके बाद कोर में कौन कौन सी लॉसेज मैंने बताई थी, याद करो, कोर में कौन कौन सी लॉसेज मैंने बताई थी, हिस्टैरिसीस और एडी करंट, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। एडी करंट और हिस्टैरिसीस करंट। अब ये दोनों ही, अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस करंट लॉस, अब ये इसमें से कौन सा ऐसा लॉस है जो वेरिएबल फ्लक्स की वजह से होता है, वेरिएबल फ्लक्स की वजह से, एनीवन,
कौन सा ऐसा लॉस है जो वेरिएबल फ्लक्स की वजह से होता है? अगर वेरिएबल फ्लक्स ना होता तो लॉस नहीं होता। विच वन? विच वन? बोलो, एग्जाम का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये। कौन सा ऐसा लॉस है जो वेरिएबल फ्लक्स की वजह से होता है? एडी या हिस्टैरिसीस? क्या यार पंकज, भरोसा रखा करो यार खुद पे। दोनों के दोनों हैं। अगर वेरिएबल फ्लक्स ना हो तो ना तो एडी करंट होगा ना तो हिस्टैरिसीस होगा। ठीक है, एक बात बताओ, एडी करंट के डिफिनेशन क्या था? नहीं पढ़ना चाहिए, यही तो नहीं पढ़ना चाहिए। एडी करंट का डेफिनेशन क्या था? When a conducting material is placed in a variable magnetic field, याद आया? When a conducting material is placed in a variable magnetic field, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ही ना रहे तो क्या एडी करंट होगा? बोलो, क्या एडी करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा ना। आगे बात समझ में? किसी को डाउट है? यस, बताओ क्या है? पीएमएमसी में एडी करंट होता है और वो एडी करंट डैम्पिंग। एक बात बताओ, डैम्पिंग कब काम करता है? क्या डैम्पिंग हमेशा काम करता है? दूसरा चीज, एक बात बताओ, एडी करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर रिलेटिव मोशन बिटवीन देम? बताओ क्या चाहिए? वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स या रिलेटिव मैग्नेटिक? नहीं नहीं समझे आप। एक बात बताओ, अगर ट्रांसफार्मर में वेरिएबल फ्लक्स की जगह कांस्टेंट फ्लक्स होता और आपका जो कंडक्टर है, जो कोर है, वो मूव कर रहा होता, तो भी तो जनरेट होता कि नहीं एडी करंट? बोलो, फ्लक्स कटिंग होती ना। तो अब आप बताओ, जो पीएमएमसी है वहां पे जो आप डैम्पिंग कर रहे हो यूज, वहां पे एल्युमिनियम का फॉयल यूज करते हैं, वो मूव करता है। जब वो मूव करेगा तो फ्लक्स कट करेगा, तो रिलेटिव मोशन हुआ ना हमें। जो एल्युमिनियम का आप बता रहे हो, वो जो कोर होता है वो मूव करता है ना, तो मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन होगा। आप सही बोल रहे हो कि फ्लक्स इज नॉट वेरिएबल, बट वहां पे जो कंडक्टर है वो तो मूव कर रहा है, मतलब वो जो कोर मटेरियल है वो तो मूव कर रहा है ना। सॉरी, नहीं एल्युमिनियम पॉइंटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूँ। वो जो मटेरियल का बना होता है, पॉइंटर नहीं होता है, डिस्क ही होती है, बेसिकली डिस्क ही होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। डिस्क ही होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। नहीं, निडिल थोड़ी, निडिल एडी करंट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब, एडी करंट के लिए रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो। बट यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात कर रहे तो ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टर है दैट इज कांस्टेंट या फिक्स, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें एडी करंट प्रोड्यूस कराना है तो हमको वेरिएबल फ्लक्स चाहिए ही चाहिए। आगे बात समझ में? ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल गया? तुम लोग का कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम क्लास ध्यान से लगा के सुनोगे, क्योंकि तुम्हें पता है थोड़ा जल्दी बोलने की आदत है। एडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस।
नहीं सही है कंसंट्रेशन। जब तुम किसी चीज पे फोकस करते हो ना, हाँ, जब किसी चीज पे फोकस करते हो, देखो मैं आराम से बोलूं, तुम मेरी भी बात सुनोगे, अपने घर वालों की बात सुनने लगोगे। बट जब मैं सिर्फ थोड़ा फास्ट बोलूंगा तो आप सारा फोकस मेरे के ऊपर करोगे। ओके, तो हिस्टैरिसीस अब समझते जरा, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। एडी करंट और हिस्टैरिसीस। एडी करंट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। एडी करंट सबको याद है? जसमीत, एडी करंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा। आज आपको हिस्टैरिसीस समझाते हैं। आज आपको क्या समझाते हैं? हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस लॉस। अरे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ, मतलब कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया था ना। अभी आएंगे तो सारी बातें करेंगे यार, टेंशन मत लो। तो कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया था ना, मतलब प्रैक्टिकली होता क्या है। तो इसी तरह हिस्टैरिसीस की बात करने वाला हूं। फिर उसके बाद एक साथ आएंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को एक साथ डील करेंगे, एक साथ लेके चलेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा टेबल बना के। ओके, हिस्टैरिसीस लॉस को समझते हैं प्रैक्टिकली होता क्या है। तो जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं, यस या नो? उसमें क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं। और इन डोमेन की खास बात क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डोमेन्स होते हैं उनकी खास बात क्या है कि जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब ये क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। तब ये क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। अगर मैंने ऐसे अलाइन करा दिया तो इसका मतलब पॉजिटिव कहां पे है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? अगर मैंने यहाँ पे ये करा दिया तो पॉजिटिव कहां पे है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका नेगेटिव है। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो डीसी बना दिया, बट दिस इज काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस। अब समझो जरा, या क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। बहुत ध्यान से सुनना, जो नए स्टूडेंट्स हो वो तो स्पेशली बहुत ध्यान से। E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। अब इलेक्ट्रिक, अच्छा सप्लाई क्या दे रहे हैं अपन, एसी या डीसी? सप्लाई क्या दे रहे हैं, एसी या डीसी? एसी दे रहे हैं। तो इस ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव। और नीचे वाले को क्या बोलोगे? निगेटिव। तो आप बताओ, अभी ऊपर में कौन से पोर्शन को दे रहा हूं? अगर मैं इसको बोला हूं ए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो कहने का मतलब ये कौन सा पोर्शन है? ऊपर वाला पोर्शन। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? अब देखो, वैसे हालांकि इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज कराएं, इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज कराएं तो देखो, जैसे जब यहां पे पहुंचा तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जल्दी बोलो, इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है ना, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सारे डोमेन्स क्या अलाइन होंगे? रैंडम होंगे?
सारे डोमेन्स क्या होंगे, रैंडम होंगे। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, मान लो मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट, मान लो मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट, थोड़ा सा बढ़ाया तो 2-4 डोमेन उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। एक स्टेट और बना देता हूं यहीं पे, एक स्टेट यहीं पे बना देता हूं। और अगर मैं यहाँ पे पांच चार्ज दे रखा हूं, मतलब 10 वोल्ट के लिए 5 चार्ज दे रखा हूं, तो मान लो यहाँ पे अगर 2 वोल्ट है तो कहने का मतलब एक चार्ज काफी है। क्या मैं ये बात समझ पा रहा हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, 2 चार्ज रख दिया, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कम है ना, इसलिए कम कर रहा हूं। तो क्या यहाँ पे डोमेन्स, क्या उतने ज्यादा डोमेन्स प्रॉपर अलाइन हो पाएंगे, मतलब सारे तो नहीं अलाइन होंगे ना, कुछ अलाइन हो जाएंगे, यस या नो, आ रही बात समझ में, कुछ अलाइन हो जाएंगे बट सारे नहीं होंगे। अब यहां पे एक कौन सा केस है, ये मैक्सिमम केस है, यस या नो, ये कौन सा केस है, मैक्सिमम केस है। अच्छा एक 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 सिचुएशन समझो कि टोटल 9 डोमेन्स थे, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहीं पे मैं तुम्हें सैचुरेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल 9 डोमेन्स थे, उस हर एक मटेरियल का डोमेन फिक्स होता है। अगर सपोज मुझे पता है कि अगर मैंने 10 वोल्ट दे दिया तो 9 के 9 डोमेन क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो अगर मैंने 10 से ज्यादा मान लो 15 वोल्ट दे दिया तो क्या ये नंबर ऑफ डोमेन्स बढ़ेंगे क्या, बोलो क्या नंबर ऑफ डोमेन्स बढ़ेंगे, नहीं, नंबर ऑफ डोमेन्स नहीं बढ़ेंगे। मतलब क्या कि हम चाहे जितना वोल्टेज दे दें, हम चाहे जितना भी वोल्टेज दे दें, हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या अच्छी होगी, क्या अच्छी होगी, क्या इंप्रूव होगी, नहीं। मतलब जो 10 पे है वही मैक्सिमम है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सैचुरेशन। कि आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो, कितना भी करंट दे लो, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। क्या सैचुरेशन का बेसिक मतलब समझ में आ रहा है सबको? सैचुरेशन कौन डिसाइड करता है, डोमेन्स, डोमेन्स, हाँ कम हो सकती है, कम हो सकती है। सैचुरेशन कौन डिसाइड करता है, डोमेन्स। डोमेन्स का नंबर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में फिक्स है, डोमेन का नंबर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में फिक्स है। जैसे आप एक देखो, होता है ना कि तुम्हें चढ़ा बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लोगे, तुम्हें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए तो पढ़ाई कर लोगे, थोड़ा सा और मोटिवेट कर दिया जाए थोड़ा सा और पढ़ाई कर लोगे। तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैंने तुम्हें खतरनाक मोटिवेट कर लिया तो तुम 24 घंटे पढ़ते रहोगे, ऐसा भी नहीं है ना। मतलब तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, तुम्हारा खुद का सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, ठीक है। तो इन द सेम मैनर जब तुमने थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई किया 2 डोमेन अलाइन हुए, थोड़ा सा और वोल्टेज अप्लाई किया 4 डोमेन अलाइन हुए, थोड़ा सा और वोल्टेज अलाइन किया 8 डोमेन अलाइन हुए। बट एक लिमिट होगी ना, डोमेन जितने डोमेन है उतने ही अलाइन होंगे, बाहर से थोड़ी ना आएंगे। तो जब सारे के सारे डोमेन अलाइन हो गए उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करो, क्या उसमें उसकी प्रॉपर्टी मतलब क्या वो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी शो बढ़ेगी क्या, उसका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा क्या? डोमेन्स इज काइंड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, डोमेन्स इज काइंड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर डोमेन नहीं बढ़ेंगे तो क्या फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी? अगर डोमेन नहीं बढ़ेंगे तो क्या फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर अ सैचुरेशन पॉइंट आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो, आप कितना भी करंट दे दो, उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं जो कि एक मैक्सिमम वोल्टेज पे सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लो वो अलाइन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके डोमेन्स खत्म है। और अगर वो अलाइन नहीं होंगे और मैक्सिमम जब तक अलाइन होते जाएंगे तब तक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती जाएगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सैचुरेशन का मतलब इन डेप्थ बात कर रहा हूं,
स्पेशली मैंने स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, संदीप, जसमीत, सुशांत, सैचुरेशन का मतलब समझ में आया? ओके, चलो अब आते हैं अपन हिस्टैरिसीस पे। अब देखो, इसके बाद अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीसरा स्टेप बना देता हूं, तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे चार्जेस पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे या निगेटिव पॉजिटिव? पहले तो बताओ, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? साइन तो पॉजिटिव ही है ना यार, इस पूरे ऊपर तो पॉजिटिव वही है ना। बट जो वोल्टेज है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो वोल्टेज है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यस या नो? और अगर स्ट्रेंथ कम हुई तो जो नंबर ऑफ डोमेन्स जो 9 के 9 अलाइन थे, क्या 9 के 9 अलाइन होंगे? नहीं, 4-5 ही अलाइन होंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैं सिंपल से अगर मैं तुमसे पूछूं किस सिचुएशन में फ्लक्स डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ए बी सी, किस सिचुएशन में फ्लक्स डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ए बी सी? बी। ठीक है, ओके, अब आगे समझते हैं, ए पॉजिटिव। अब अगर यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। और अगर जीरो है तो कहीं ना कहीं ये पहला केस हो गया। तो मतलब मैं ऐसे बोलूं कि पहला पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ, अब नीचे बढ़ना है। अभी बताओ साइन क्या हो रहा है, साइन क्या हो चुका है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जो हो रही थी उसका साइन क्या हो गया? निगेटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ डोमेन किस डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए? डोमेन किस डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, यहां पे टोटल तो नहीं होंगे, कुछ होंगे, क्योंकि क्यों? क्योंकि सारा वोल्टेज, हाईएस्ट वोल्टेज अप्लाइड नहीं है ना, टोटल नहीं होंगे बट कुछ होंगे। अगेन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी इस सिचुएशन में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी मैक्सिमम ईएमएफ, इस सिचुएशन में मैक्सिमम ईएमएफ। अब बताओ, सारे के सारे डोमेन्स, किस डायरेक्शन में आ जाएंगे? इस डायरेक्शन में। सारे के सारे डोमेन्स किस डायरेक्शन में आ जाएंगे? इस डायरेक्शन में। और इस समय क्या हो जाएगी? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यस या नो? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हम कहां पे बातें कर रहे हैं अपन, ये हम कहां पे बातें कर रहे हैं? एक्चुअली यहां से बातें हो रही ना, ये नीचे वाले पॉइंट पे। हाँ, नेगेटिव साइकिल। और ये जो ऊपर वाला साइकिल है इसको मैं कर देता हूं डॉटेड, इसको मैं क्या कर देता हूं? डॉटेड, इसको मैं कर देता हूं डॉटेड। अब ए पॉइंट, पहला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ए वाला, पहला वाला इसमें। उसके बाद ए कौन सा पॉइंट है? दूसरा वाला। ए कौन सा पॉइंट है? ए मिनिमम, ए वाला, दिस वन। अगेन इस पॉइंट पे फ्लक्स ईएमएफ क्या हो रहा है? अप्लाइड ईएमएफ क्या हो रहा है? रिड्यूस, डिक्रीज या इंक्रीज? इस पॉइंट पे फ्लक्स क्या हो रहा है, ईएमएफ क्या हो रहा है? डिक्रीज, डिक्रीज ही हो रहा है। तो अभी जो डायरेक्शन होंगे, अगेन क्या होगा? इस डायरेक्शन में बहुत बहुत वीक हो जाएगा, अलाइन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, अलाइन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब ये सारी चीजें हो गई, इतना हो गया, ओके। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। जादू।
ध्यान दो, सबसे पहले ये आपका बी एच कर्व, यहां पे आई और यहां पे फाई, ठीक है, इसको बोलते हैं बी एच कर्व, इसको बोलते हैं बी एच कर्व। तो सबसे पहले जब आप करंट आपने जीरो अप्लाई किया था, यहां पे करंट जीरो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू जीरो, तो जब करंट की वैल्यू जीरो करी थी तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी जीरो, यस या नो, बोलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 मिनट का टाइम लगेगा बट तुम बहुत मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे। अगर यहाँ पे करंट जीरो है तो कहीं ना कहीं फ्लक्स डेंसिटी जीरो है, तो मतलब यहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा करंट बढ़ाया तो थोड़ा बहुत डोमेन्स आए, तो थोड़ा बहुत फ्लक्स डेंसिटी आएगी, थोड़ा बहुत क्या आएगा, फ्लक्स डेंसिटी। अभी इस पॉइंट पे जाके क्या हो गया, है सैचुरेशन हो गया, मतलब ये मैक्सिमम फ्लक्स आ चुका है, जैसे नो, इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, मैक्सिमम। अब इसके बाद जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स क्या हो रहा है, यहां पे रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये रिड्यूस हुआ, अब इस सिचुएशन, इसके बाद एक सिचुएशन आएगी जहां पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद एक सिचुएशन आएगी जो आप इमेजिन क्या कर रहे हो, जो आप इमेजिन ये कर रहे हो कि ए वाला केस आ जाए, यही कर रहे हो इमेजिन, यस या नो। अगर यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो है, तो आप यही इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा आ जाए, बट होते हैं कुछ आलसी डोमेन, क्या होते हैं, आलसी डोमेन, जो अपने चेंज का अपोज करते हैं, जो अपने चेंज का अपोज करते हैं, मतलब कुछ कुछ डोमेन्स उधर ही अलाइन हो जाएंगे, मतलब निहायती आलसी टाइप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसी डोमेन में अलाइन हो जाएंगे। नहीं, मेरे जैसे मैंने पढ़ा, मुझे लगा अक्षय ने लिखा, अक्षय लिख रहा है तो सही है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होता है ऐसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ उससे थोड़ा बहुत वो होता है, वो उसमें यार काफी एक मटेरियल पूरा सब्जेक्ट ही है ना, बड़ा डेप्थ में वहां पे भी है, ठीक है, खैर। अच्छा अभी बात करते हैं, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखो, कुछ डोमेन्स यहीं पे रह गए, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। जैसे तुम सोए हो, तुम लेटे हो, तुमसे किसी ने बोला यार चलो उठो बाहर चलते हैं, बट तुम नहीं उठे, तुम सोए रह गए, तो दिस इज योर रिटेंटिविटी, अपने आप को सेम पोजीशन में बनाए रखना, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। आ रही बात समझ में। तो इसी तरीके से कुछ डोमेन्स हैं जिनकी क्या है, रिटेंटिविटी है, जो उस पॉइंट से हिलना नहीं चाहते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे आपने यहां पे लगाया फोर्स, अब फोर्स लगाओगे तो आप क्या करोगे, आप क्या चाहते थे कि अब कहीं ना कहीं अगर इस डायरेक्शन में रह गए, आपका डायरेक्शन निगेटिव हो चुका, आप चाहते थे सारे डोमेन्स इधर आ जाए, बट ये जो दो चार आलसी लोग थे, उनको जगाने के लिए, उनको उठाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, यस या नो। जो दो चार आलसी उसी डायरेक्शन में रह गए, उनको उठाने के लिए, उनको इस डायरेक्शन में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप देते हो, दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। क्या मेरी बात समझ में आई। जो दो चार डोमेन्स उसी डायरेक्शन में रह गए, उस डोमेन को इस डायरेक्शन में लाने के लिए, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, इस डायरेक्शन में लाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें अप्लाई करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। समझ में आया नहीं, जसमीत, संदीप, सुशांत, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां पे, अब देखो ये जो, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या किया है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो है, बोलो, क्या यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो है, सबसे पूछ रहा हूं, क्या यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो है,
नहीं, दो चार आलसी लोगों की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं जीरो है, क्योंकि जब डोमेन होंगे तो डेंसिटी होगी। ठीक है, जब डोमेन्स होंगे तो डेंसिटी होगी। तो एक बात बताओ, तो क्या अब यहाँ पे देखो, ये जो ए लाइन है यही बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आ रही बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। इसी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अब इस फोर्स को, मतलब आप क्या चाहते हो, इसको जीरो करना। इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट एक्स्ट्रा एनर्जी या दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड एज कोरोसिव फोर्स। दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड कोरोसिव फोर्स। ठीक है, अब इतना फ्लक्स हमने अब ये अपोजिट डायरेक्शन में दिया, इतना एक्स्ट्रा करंट दिया, इतना मतलब यहां से लेके यहां तक हमें सिर्फ क्या हो रहा है, उन दो चार इतना इतना एनर्जी कहां जा रहा है, दो चार आलसी लोगों को वापस लाने में जा रहा है। दो चार आलसी लोगों को वापस लाने में जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो यहाँ के बाद चेंज हो रही है ना। यस या नो, डायरेक्शन तो यहाँ के बाद फ्लक्स की चेंज हो रही है ना, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसके बाद फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसी तरीके से अब ए निगेटिव डायरेक्शन में क्या हुआ, सैचुरेशन। ए निगेटिव डायरेक्शन में क्या हुआ, सैचुरेशन। और फिर उसके बाद फिर यहां से ए यहां पे जाएगा और ए इसी साइकिल को बार बार हर बार रिटेंटिविटी होगी, हर बार एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, हर बार रिटेंटिविटी आएगी, क्योंकि एक सेकंड में 50 बार एक साइकिल हो रहा है, तो 50 बार रिटेंटिविटी आएगी, 50 बार कोरोसिव फोर्स देना पड़ेगा, मतलब 50 बार हिस्टैरिसीस लॉस होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपका यहां पे दिस इज अबाउट हिस्टैरिसीस लॉस। हालांकि अभी काफी कुछ है, अभी लंबा चला जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इसको तुम इग्नोर करके पढ़ो। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ लिया, इसको दिमाग में बैठा लेना और इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल।